सुप्रभात। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका फैक्ट फ्लिकर के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 1 मई 2025 है और इस मंथ का पहला दिन है। तो आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इवेंट्स, उनकी डीप एनालिसिस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसको कवर करेंगे। ये क्लास सभी एस्पिरेंट के लिए है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की स्वामी विवेकानंद जी के एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। इन्होंने कहा था कि टेस्ट एवरीथिंग, ट्राई एवरीथिंग एंड देन बिलीव इट। यानी कि सबसे पहले आपको सभी चीजों को टेस्ट करना है, उसको परखना है। सभी चीजों को आप ट्राई कर लीजिए कि कौन कैसी है, किसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, और उसके बाद जाकर आप बिलीव करिए, यानी कि कंक्लूजन पर आइए। बिना टेस्ट किए, बिना ट्राई किए आप कभी भी कंक्लूजन पे ना आइए। एंड इफ यू फाइंड इट फॉर द गुड ऑफ मेनी, गिव इट टू ऑल। अगर आप ये अंततः पाते हैं कि ये काफी अच्छा है और ये इतना अच्छा है कि अगर मैं इसको अपने समाज में दूंगा तो उनका भला होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो उसको आप जरूर करिए। अर्थात परोपकार की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको आप संसार को दीजिए। इसी के साथ इसी कोट से जो है हम शिक्षा लेते हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे अपने पहले होमवर्क के साथ। कल ही मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, और उसमें पूछा था कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। इंडियाज हाईएस्ट civilian award, which is known as the Bharat Ratna, was established on which year। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनकी डेट्स दी गई हैं, और अपने करेक्ट आंसर को आप सेलेक्ट करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए। और साथ ही साथ इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है 1954, यानी कि 15 जून आपका 2 जनवरी 1954 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है। द भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड established in 1954। The original statute released in January 15, 1954 did not contain any provision for posthumous award। यानी कि पहले तो जीवित लोगों को दिया जाता था, लेकिन इसके बाद 1966 में ये कहा गया, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, कहा गया कि जो मरणोपरांत लोग हैं उनको भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जनवरी 1954 से इसको आपको एस्टैब्लिश करवाया गया था। अगर हम भारत रत्न के विनर्स 2024 की लिस्ट देखें तो पहली बार इतिहास में हुआ कि मोदी जी के द्वारा कुल 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, लाल कृष्ण आडवाणी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चरण सिंह, किसानों के नेता माने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर इसमें शामिल थे। इसी के साथ अपने पहले इवेंट की शुरुआत करेंगे। कास्ट इनुमरेशन टू बी पार्ट ऑफ अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस। आप जानते हो कि हर 10 साल में एक बार जनगणना कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन कोविड-19 के कारण हमारी जो सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस थी, उसमें डिले आ गया और भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को एक, हम कह सकते हैं कि मीटिंग की, सभी हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और उसमें यह कहा गया कि अब जो जनगणना है उसमें जाति जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा निर्णय भारत सरकार का है। अब कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है। पक्ष विपक्ष की हम बात करेंगे। अश्विनी वैष्णव आप सभी जानते हो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट इनुमरेशन इन फोर्थकमिंग सेंसस एक्सरसाइज। देखिए, वर्ष 1931 में पहली और आखिरी जातीय जनगणना भारत में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी और उसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। लगभग 4000 से अधिक जातियां भारत में उस समय पाई गई थी, और जैसे यादव हैं, यादवों को उस समय पिछड़ा शूद्र में दिखा दिया गया था। इसका विरोध यादवों ने बहुत किया और उन्होंने कहा कि अरे, हम तो हमेशा युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे नाम की अहीर रेजिमेंट है, तो आप हमको शूद्र में कैसे दिखा सकते हो। और अंग्रेजों ने
अपने मन के अनुसार जो पॉपुलेशन थी भारत की उसको जाति में बांट दिया था, लेकिन जब इसका काफी विरोध हुआ फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया। जो मुख्य विपक्षी दल है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो लगातार ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आप सभी जानते हो कि राजनीति जिस प्रकार की होती है उसमें कभी भी किसी का मन बदल जाता है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अगर आप 1931 का सेंसस देखें तो लार्जेस्ट कम्युनिटीज अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, ब्राह्मण पहले पे थे, फिर जाट, फिर राजपूत, कुणबी में आपका मराठा को इंक्लूड किया गया था, अहिर, तेली, ग्वाला, कायस्थ, कुर्मी, कुम्हार, ये सब आपके शामिल थे। और इनके आपके प्रोविंस और कम्युनिटी वाइज इसमें दिया गया है कि किसकी पॉपुलेशन आपकी किस प्रकार की थी। इसका आप एक मैं कह सकता हूं कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब इसके पक्ष में क्या चीजें जा सकती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, एनसीआर जो है और एनपीआर है, इसमें भारत सरकार चाहती है कि भारत का एक सिटीजनशिप रजिस्टर बने जिसमें लोगों को आपका गिना जाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब जातियां आपकी काउंट हो पाएंगी। दूसरा इसमें पक्ष कहता है कि जब आप कहते हो हम एक हैं तो सेफ हैं, भारत एक है, भारत में कभी भी जाति प्रथा नहीं रही थी, भारत में हमेशा वर्ण प्रथा थी, ठीक है, तो अब तो ये उल्टा पड़ गया। और सभी कह रहे हैं कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इतने लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी, तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई जब उनको जाति जनगणना को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। भारत में जातियों के उस पर जो है काफी वोट बैंक बनाए जाते रहे हैं और सभी दल उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उत्तर भारत में देखोगे तो उत्तर भारत की बजाय हमारे दक्षिण भारत में सबसे अधिक जाति प्रथा रहा करती है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि मैं बड़ा हूं तुम बड़ा हो, तो ये मेनली हित की राजनीति रहा करती है। इस डिसीजन के अलावा हमारी कमेटी के द्वारा, इस कैबिनेट डिसीजन के द्वारा दो इंपॉर्टेंट और निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, नॉर्थ ईस्ट जस्ट हिट फास्ट फॉरवर्ड ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर मेघालय से लेकर असम तक बनाया जाएगा। तो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से क्या होगा, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी, ट्रेड बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी भी लगातार वहां की सुधरेगी। इसमें कहा गया है कि फ्रॉम मॉकलिंग टू दी पंचग्राम, लेंथ इसकी 166 किलोमीटर रहेगी। इसमें कैपिटल कॉस्ट जो है लगभग 22,864 करोड़ रुपए का आएगा। इससे इंप्रूव द सर्विस लेवल ऑफ द ट्रैफिक, इंप्रूविंग फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर, इंप्रूव कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड द बराक वैली रीजन ऑफ असम। तो मणिपुर और असम के लोगों के लिए काफी अच्छी सौगात है। 166 किलोमीटर लंबा ये ग्रीन फील्ड हाईवे रहेगा, चारों तरफ इसके दोनों तरफ जो हमारी लेन्स रहती है उसके दोनों तरफ और बीच में भी आपके पेड़ पौधे रहेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट की भी रक्षा की जा सके। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट डिसीजन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सुगर क्रेन गेट स्वीटर फॉर फार्मर्स, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ 355 रुपीज पर क्विंटल अप्रूव्ड फॉर सुगर केन फार्मर्स। तो पहले 2015-16 में पर क्विंटल 230 रुपए इनका वैल्यू थी, अब इसको बढ़ाकर आपकी 355 रुपीज कर दी गई है। टू बेनिफिट 5 करोड़ सुगर केन फार्मर्स एंड 5 लाख शुगर मिल्स वर्कर्स। तो 2015-16 की बात करें, 2025 की बात करें तो 10 साल हो गया है और 10 साल में 100% नहीं बढ़ा है, ठीक है, अगर आप परसेंट वाइज देखोगे तो काफ़ी कम है, लेकिन जो भी बढ़ाया गया है तो वो मार्केट के हिसाब से देखकर भारत सरकार ने बढ़ाया है। तो जहाँ तक है फार्मर्स को काफ़ी लाभ इससे पहुँचेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अब जाति जनगणना भारत में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। और इस पे अब यही मांग, अभी आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो थी उन्होंने जाति जनगणना करवाई थी। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है वो भी कह रहे थे कि जाति जनगणना हो, क्योंकि सब पॉलिटिक्स क्या होती है कि इस जाति के इतने लोग हैं, हमको इनको टारगेट करना है, इनके वोट आपको लेना है।
लेकिन इससे फिर क्या होता है, रिजर्वेशन इशू आपको उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन हो जाता है, और जब रिजर्वेशन आता है तो जो मेरिट बेस्ड चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं, और इसी से जो क्वालिटेटिव वर्क रहता है वो पीछे हट जाता है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अगर हम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें, क्योंकि जो कल मीटिंग हुई है वो CCEA की हुई है और इन्हीं के मिनिस्टर्स ने ये 3 मेजर डिसीजंस लिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स is a key decision making body within the Indian government, primarily responsible for handling economic policy matters. It plays a crucial role in formulating and implementing economic strategy, managing financial resources, overseeing major economic projects and reform. अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला था पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, ठीक है, जिससे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और फिजिकल मैनेजमेंट को इंप्रूव लगातार करते चले जाएं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द CCEA इज अप्रूवल ऑफ मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपका पोर्ट शामिल है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनको हम आगे ले जा पाएं। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, तो देखिए वो एलोकेशन और मैनेजमेंट, अगर आप रिसोर्सेज को सही तरीके से करते हैं तो आप उनको भारत के सभी प्रांत में उचित मात्रा में उचित मूल्य में पहुंचा पाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द कमिटी इज इन्वॉल्व इन द अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द पॉलिसी चेंजेस एंड न्यू रेगुलेशन दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। Review of economic performance. The CCEA reviews the performance of key economic sectors and assesses the impact of economic policies. It makes recommendation for adjustment and improvement based on review. और ये सब्सिडीज और सपोर्ट से रिलेटेड भी अपने डिसीजंस को लिया करते हैं, जिससे कि भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, अब इसमें आप कहोगे कि कौन कौन से मिनिस्टर्स रहते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, HD कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर, पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान ये एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह जिनका नाम है JDU पार्टी से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के ये मिनिस्टर हैं। तो इतने मिनिस्टर्स हैं जिनके द्वारा CCEA में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन जरूर करिए और साथ ही साथ रिवीजन इसका करते जाइए। गवर्नमेंट रिवैम्प्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में NSAB कहा करते हैं, और भारत सरकार ने ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि हम NSAB के मेंबर्स को एक बार फिर से रिवैम्प करेंगे, और इसके एक प्रकार से चेयरमैन के रूप में आलोक जोशी जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ थे उनको अपॉइंट किया गया है NSAB का हेड। इनके अलावा 6 मोर मेंबर्स हैव आल्सो बीन इंडक्टेड इनटू द बोर्ड। NSAB का क्या काम होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इनके अलावा फॉर्मर वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल PM सिन्हा, फॉर्मर सदर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, ठीक है, जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और रॉ के ऑफिसर हैं इनको आपका लिया गया है। राजीव रंजन वर्मा एंड मनमोहन सिंह आर द 2 रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ IPS। B वेंकटेश वर्मा इज अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर इन द 7 मेंबर बोर्ड। तो सभी सर्विसेज से लोगों को लिया गया जिससे कि वो अपनी एक्सपर्टीज, अपना जितना भी अनुभव है वो राष्ट्र की सुरक्षा में बता पाएं। NSAB का वर्क क्या होता है? द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द NSAB इज टू अंडरटेक लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑन द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड टू रिकमेंड मेजर सोल्यूशन एंड पॉलिसी ऑप्शंस ऑन द इशू रिफर्ड टू इट बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत सरकार की बहुत सारी काउंसिल्स हैं जो कि अपने ड्राफ्ट को, रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं, बताती हैं कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनसे हम कैसे निपटें। तो इस कारण से इस बोर्ड का 7 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ेंगे, और ये इवेंट आज के इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। आज है 1 मई और आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय
श्रम दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे कहा करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्कर्स हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, उनके लिए उनके रिस्पेक्ट में हम इस डे को विश्व भर में मनाया करते हैं। इस बार इसकी थीम रखी गई है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका थीम है। जो भी डेज कब पढ़ते हैं उनकी थीम क्या रहती है उसको आप राइट डाउन करिए। एक पर्टिकुलर कॉपी में आप अपनी नोट्स भी करंट अफेयर से रिलेटेड बनाते जाइए, और हमारा चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है उसको अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाने, so the roots of the International Labor Day lie in the late 19th century in the America. On May 1st, 1886, thousands of American workers began a nationwide strike demanding the 8-hour work day. ठीक है, इसलिए आप देखते होगे ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज में 8 घंटा आपका रखा गया है। मान लीजिए 9 घंटा कोई आता है, 1 घंटा के लगभग उसको लंच डे दे दिया जाता है, 8 घंटे वो वर्क करता है। लेकिन बहुत सारी जगह 10 घंटा, 11 घंटे, 12 घंटे भी लोगों को काम करवाया जाता है। The movement reached a tragic peak during the Haymarket affair in Chicago, where a bomb blast led to the deaths of 7 police officers and at least 4 civilians. In 1889, the Second International declared May 1st as International Worker Day to commemorate this historic struggle. तो अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है और फिर पूरा विश्व इससे लाभ उठाता है। इसीलिए कहते हैं ना, शांति अगर आती है तो वो बलिदान से आती है। फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 1923 इन चेन्नई, उस समय चेन्नई को मद्रास कहते थे, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान लेड बाय कॉमरेड शिंगरावेलू छेतियार। तो जितने भी कम्युनिस्ट वाले हैं ना, वो मजदूरों के प्रति काफी हिमायती होते थे, और यही जो कम्युनिस्ट हैं वो बड़े जड़ होते हैं किसी भी देश को डुबा देने में, ये भी आप जरूर याद रखिए। और इसमें कहा गया है कि द डे ऑल्सो कोइंसाइड विद महाराष्ट्र डे एंड द गुजरात डे विच मार्क द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स इन 1962। आज महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी है क्योंकि 1960 में इनकी भी फॉर्मेशन भारत सरकार ने करवाई थी। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव श्रमिकों से संबंधित क्या क्या चल रहे हैं भारत में? ई श्रम पोर्टल, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन स्कीम फॉर इनफॉर्मल वर्कर, मनरेगा आपका चल रहा है, ठीक है, और नेशनल करियर सर्विस चल रहा है जिसमें कि प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए एक जगह बनाई जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम सभी। नेक्स्ट इवेंट है पेटेंट रेजिम, यूएस रिटेन्स भारत ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अभी आपने देखा कि 4 दिन के दौरे पर जेडी वेंस भारत में आए हुए थे, और अमेरिका बार बार भारत को कहता है कि भारत काफी टफ हार्ड नेगोशिएटर है इकोनॉमी ट्रेड के मामले में। तो अभी एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि द यूएस हैज रिटेन्ड इंडिया ऑन इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट साइटिंग इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आईपीआर कहते हैं, एंड डिस्क्राइबिंग द कंट्री एज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज ऑन आईपीआर। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं उनको किसी भी देश को बचाना होता है, नहीं तो आप सभी जानते हो कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है जिससे कि बिजनेस काफी प्रभावित हुआ करते हैं। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, रशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुला, इन सभी को प्रायोरिटी वॉच की लिस्ट में आपका रखा गया है और इस पर अमेरिका की निगाह आपकी बनी रहेगी। इसके बारे में अगर हम देखें, इसके क्या रेड फ्लैग्स हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स लेटेस्ट स्पेशल 301 रिपोर्ट डिस्क्राइब्स भारत एज वन ऑफ द most challenging major economies on intellectual property right. It raises red flag over high custom duty on several IP intensive products. Another worry is insufficient legal framework to protect trade secrets and the RIPOR Acts. ठीक है, तो ये चीजें हैं। सबसे अमेरिका का तो कंसर्न नहीं, भारत सबसे अधिक आपका 200-300% तक टैरिफ्स लगा देता है। दूसरा, टैरिफ्स तो लगाता ही भारत, लेकिन जो आईपीआर पे भारत को काम करना चाहिए वो सही तरीके से भारत, इंडोनेशिया, रशिया, अर्जेंटीना, चाइना, ये सभी देश नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हम इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में लगा रहे हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो सेट कॉपीराइट होल्डर्स कंटिन्यू टू रिपोर्ट हाई लेवल्स ऑफ पायरेसी पर्टिकुलरली ऑनलाइन एंड ऑल्सो एक्यूज भारत ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद सम ऑफ द कमिटमेंट्स गिवन अंडर वीपो ट्रीटीज। वीपो क्या है इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। फर्दरमोर स्टेक होल्डर्स हैव रिपोर्टेड कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम विद अनऑथराइज्ड फाइल शेयरिंग ऑफ वीडियो गेम्स, signal theft by cable operator, commercial scale photocopying,
अनऑथराइज्ड रीप्रिंट्स ऑफ एकेडमिक बुक्स, सर्कमनेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेजर्स। देखिए, अब जैसे अमेरिका जैसे देश है, यहाँ पर काफी सख्त रूल रहता है, लेकिन आप जानते हो जैसे भारत में एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, कोई भी फिल्म या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल क्या वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो तुरंत वो लीक हो जाते हैं। अब ये लीक इनको कौन करता है, कैसे करता है, ये सब हम जानते हैं। कोई भी मान लीजिए मार्केट में बुक आई तो उसकी डबल कॉपी, ठीक है, उसकी कॉपी मिलने लगेगी उससे हाफ कॉस्ट में। तो इससे बिजनेस के जो इंटरेस्ट हैं वो सबसे ज्यादा हैम्पर होते हैं, और इसी बात को अमेरिका के द्वारा इन सभी देशों से उठाया गया है। वीपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। द वीपो इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इनकी फाउंडेशन 14 जुलाई 1967 में की गई। इसके हेड अभी डैरेन टैंग है, डायरेक्टर जनरल जिसको कहते हैं, और पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को आपका है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूनेस्को नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये भारत के लिए वो बात है, चिंताजनक बात है, भारत को इस पर काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ले चलूंगा नेपाल की तरफ। नेपाल टू रिस्ट्रिक्ट एवरेस्ट परमिट्स टू क्लाइंबर्स हु हैव स्केल्ड अनदर 7000 प्लस मीटर्स नेपाली माउंटेन। अब हो क्या रहा है कि नेपाल में आप सभी जानते हो कि माउंट एवरेस्ट है, वहां पर दुनिया भर से क्लाइंबर्स आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चढ़ के एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन डेथ्स भी हम देख रहे हैं कि लगातार कम ऑक्सीजन से, ओवर क्राउडिंग से जो सेफ्टी है वो हैम्पर हो रही है। इस कारण से नेपाल ने कहा है कि अगर आपको 7000 मीटर के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, तो आपको एवरेस्ट परमिट आपको लाना पड़ेगा, एवरेस्ट परमिट लाना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि आप एक्सपीरियंस माउंटेनियर हैं या फिर नहीं हैं। नेपाल which is heavily reliant on climbing, trekking and tourism for foreign exchange has faced criticism for permitting too many climbers including inexperienced ones to try to ascend 8849 मीटर पीक, ठीक है, 2849 मीटर की आपकी ऊंचाई है। अब नेपाल तो आप जानते हैं कम्युनिस्ट वहां पर शासन है, उनको पैसा चाहिए, और भारत से भी बहुत सारे बच्चे जैसे 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल के लोग गए हैं, इसको उन्होंने अचीव किया है। लेकिन जब आप इन एक्सपीरियंस लोगों को भेज दो, अचीव की अच्छी बात है, मान लीजिए उनकी दुर्घटना से मौत हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दुर्घटना कैसे होती है? क्योंकि उसको डेथ जोन कहा जाता है, और यहाँ पर जो नेचुरल ऑक्सीजन और है वो काफी इनसफिशिएंट रहती है, 7000 के ऊपर। इस कारण से अब परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा का नाम दिया जाता है, और तिब्बत में इसको कोमो लांगमा कहा करते हैं। यह आपके महालंगूर हिमल सब रेंज हिमालय पे है। द चाइना नेपाल बॉर्डर रन्स अक्रॉस इट्स समिट पॉइंट, ठीक है, यहीं पर चीन और नेपाल का बॉर्डर भी लगता है। एलिवेशन आपने देख लिया। पहले असेंडर, पहले इसमें चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे, और तेंजिंग नॉर्वे के नाम पर भारत में एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। माउंटेन रेंज हिमालय और महालंगूर हिमल है, और पहली ऊंचाई इसकी जो है 29 मई 1953 को की गई थी। नेक्स्ट इवेंट एक्सियम मिशन से संबंधित है। भारत भी अपना परचम विश्व में लगातार दिखाता जा रहा है। पोलैंड, हंगरी, अमेरिका के बाद अब भारत के जो एस्ट्रोनॉट है, जिनका नाम ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला हैं, अब ये एक्सियम 4 मिशन पर जाएंगे। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला is said to become the first Indian to visit the International Space Station on May 29। तो इसकी डेट भी आ गई है, इसी मंथ के लास्ट में ये अपनी विजिट आईएसएस पे करेंगे अपने 3 अदर काउंटर पार्ट्स के साथ। He will be one of 4 astronauts taking part in the Axiom 4 mission, which is scheduled to launch from Kennedy Space Center in Florida। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफी ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। This mission using SpaceX Dragon spacecraft comes 4 decades after Rakesh Sharma, who is a famous space journey on Russia's Soyuz spacecraft in 1984। आपको याद होगा ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक्सियम 4 मिशन है क्या? So this mission will realize the return to human space flight for India, Poland, Hungary, तो और अमेरिका, ये 4 देशों के लोग जा रहे हैं।
and each of these countries will send a government sponsored astronaut into space for the first time in over 40 years. This will be the second human spaceflight mission in history for each country. However, it is the first time astronaut from all three nations will travel to International Space Station together. अब यहाँ पर स्टडीज क्या होगी, तो टोटल 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपके इंक्लूड किए गए हैं जिनकी स्टडी आपकी की जाएगी. शुभांशु शुक्ला will carried out these 7 studies in space which will help improve our understanding of space and how it affect in different biological system. ठीक है, तो इन चीजों की आपकी तैयारी की जाएगी. 2 हमारे ऑफिसर्स को इसमें लिया गया था और शुभांशु शुक्ला पहले ऑफिसर बन रहे हैं जो कि इस मिशन पर जा रहे हैं. शुभांशु शुक्ला फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में, ग्रुप कैप्टन की रैंक है, 2000 आवर्स का इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है. AX4 मिशन में इनको आपका चुना गया है. अब हम क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं. जितना मैंने पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द ISS. ऑप्शंस हैं राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, शुभांशु शुक्ला या फिर कल्पना चावला. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अगला प्रश्न, which spacecraft will be used in शुभांशु शुक्ला's mission to the ISS सोयूज, ड्रैगन, ओरियन या फिर गगनयान. तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है आपका ड्रैगन. स्पेसक्राफ्ट का आपका ड्रैगन एयरक्राफ्ट जाएगा. अगला प्रश्न, व्हाट इज माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है. कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, सागरमाथा, धौलागिरी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागरमाथा. अगला प्रश्न, द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्री. भारत नेपाल, नेपाल चाइना, इंडिया चाइना, भूटान चाइना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल और चाइना के बीच में ये है. व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. कंडक्टिंग इलेक्शंस, हैंडलिंग इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स, मैनेजिंग डिफेंस स्ट्रेटजी, ड्राफ्टिंग एजुकेशन पॉलिसी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैंडलिंग इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स. What has the Cabinet Committee on Political Affairs approved in the incoming census? Population reduction strategy, language enumeration, caste enumeration या फिर employment survey. तो इस बार भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी इंक्लूड कर दी जाएगी. अगला प्रश्न, What is the total capital cost of 166.80 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट approved by the CCEA? तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है जो कि असम को मणिपुर से जोड़ेगा. इसकी कॉस्ट आपकी है 22,864 करोड़ रुपए. काफी महंगा प्रोजेक्ट है ये. अगला आपका क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द रिवैम्प नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आलोक जोशी, जो कि फॉर्मर रॉ के चीफ आपके रह चुके हैं. इनके अलावा 6 लोग और रहेंगे जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, IFS और IPS सर्विस से संबंधित रहेंगे. अब समय आता है आज की इस क्लास का होमवर्क देने का आपको. द क्वेश्चन इज विच सेक्टर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया GDP. ऑप्शंस हैं सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने तरफ से कमेंट आप करिए. साथ ही साथ हमारा जो चैनल जिसका नाम फैक्ट फ्लिकर है उसको अपने तरफ से सब्सक्राइब करते जाएं. जय हिंद.